जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो कि है लाइफ प्रोसेसेस, और हम उसमें आज इंट्रोडक्शन देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वाई स्टडी साइंस। सबसे पहला जो रीज़न हमारे दिमाग में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि रीज़न क्या है हमारा साइंस पढ़ने का, है ना। आना चाहिए क्वेश्चन ये तो, क्योंकि ना जितने क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे, ठीक है, तो उतने रीजंस आपके पास रहेंगे कि हमें ये काम क्यों करना चाहिए। और जब हमको पता होता है कि हमें ये काम क्यों करना चाहिए तो हमें उसमें करने में, उस काम में मज़ा भी आता है। और दूसरी बात यह है कि हम उसमें अपना 100% दे पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि साइंस पढ़ना ज़रूरी क्यों है। फॉर मी द रीज़न टू स्टडी साइंस इज़ टू अंडरस्टैंड आवर सराउंडिंग एंड टू रिस्पेक्ट एंड वैल्यू व्हाट नेचर हैज़ गिवन अस। ठीक है, तो बेसिकली जो मैं मानता हूँ वो ये है कि हमें साइंस इसीलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम अपनी सराउंडिंग्स को और अच्छे से जान सकें और साथ ही जो नेचर ने हमको दिया है उसकी वैल्यू और रिस्पेक्ट कर सकें। देखो, सबसे पहले तो हम जानेंगे ना कि हमारे लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है, तभी तो हम उसकी वैल्यू कर पाएंगे और उसकी रिस्पेक्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए साइंस पढ़ना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी। ठीक है, अर्थ के घूमने से लेके हमारे सांस लेने तक हर जगह पे क्या लग रहा है, साइंस। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है साइंस पढ़ना। ओके, चलो। अच्छा, चैप्टर्स टू बी कवर्ड इन दिस फुल कोर्स ऑफ 10th बायोलॉजी। देखिए, जो मैंने ये कोर्स आपके लिए 10th क्लास बायोलॉजी के लिए डिज़ाइन किया है, इस कोर्स में हम टोटल इतने चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं जो कि 1 2 3 4 5 6 7। अब इन सब के नेम देख लीजिए। पहला है लाइफ प्रोसेस जो कि आज हम पढ़ेंगे। आज इसके हम कुछ टॉपिक्स देखेंगे। और फिर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, आर एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये सारे टॉपिक्स, ये सारे चैप्टर्स हमको 1 बाय 1 कवर करते जाने हैं और हमको देखना है। तो अब लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट चैप्टर जो कि है लाइफ प्रोसेस, उसका हम लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। और हम आज उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। हम जानेंगे व्हाट इज़ लिविंग, बेसिकली लिविंग क्या है। फिर हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, कि लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फिर हम पता लगाएंगे कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं। फिर हम जानेंगे एक लाइफ प्रोसेस जिसका नाम है न्यूट्रिशन, वो क्या होती है। फिर हम देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं। ठीक है, ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। और हमारी स्लाइड नंबर जो भी है, शायद 5th है, हाँ ठीक है। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ लिविंग, कि जीवित क्या है। अच्छा, जब भी हम अपने आसपास देखते हैं तब हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में। ठीक है, किन बेसिस पे, जो भी हमको हमारी लाइफ में बताया गया है अभी तक लोगों के द्वारा, और जो भी हमने देख के जाना है उस कारण से। ठीक है, हम ये पता लगा सकते हैं कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है ना। मूवमेंट सीम्स टू बी द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ लिविंग। जो मूवमेंट होता है ना, बेसिकली कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है अपने आप, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, लिविंग। अपने आप, याद रखिए। ठीक है, अच्छा। एंड वॉट वी हैव ऑब्जर्व टिल नाउ, ये अच्छा, मूवमेंट सीम्स टू बी द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द लिविंग, बट दिस आंसर इज नॉट सेटिस्फाइंग बिकॉज एज वी सी प्लांट्स दे डोंट टेंड्स टू मूव, सो दे आर नॉन लिविंग। तो हमारे दिमाग में पहला क्वेश्चन तो ये आना चाहिए जब हम बोलते हैं कि मूवमेंट एक प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग का, तो जो प्लांट्स हैं वो मूव नहीं कर सकते, बट उन्हें भी तो हम लिविंग बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि हम उन्हें, तो हम अब जानेंगे कि हम उन्हें लिविंग क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, देखो एक चीज़ बताऊं तुम लोगों को, साइंस में ना हर एक चीज़ का रीज़न होता है, हर एक वर्ड को का एक पीछे छुपा हुआ मतलब होता है, हर एक नाम का मतलब होता है। यहाँ पे कुछ भी इसलिए नहीं लिखा गया यहाँ पे ताकि आप उसको रट लो और समझो ना, समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। द मूवमेंट इन प्लांट्स वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आइज, बट एट सेलुलर लेवल दे शो मूवमेंट। क्या होता है, हम लोगों को अपनी नॉर्मल आंखों से तो नहीं दिख रहा मूवमेंट किसी प्लांट में होता हुआ, बट सेलुलर लेवल पे ये होता रहता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं, लीव्स की सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनका काम होता है गैसियस एक्सचेंज कराना और ट्रांसपिरेशन में हेल्प करना। अब ट्रांसपिरेशन भी जो है, ट्रांसपिरेशन में जो वाटर लॉस होता है वो वेपर के फॉर्म में होता है। तो वेपर क्या होती है, गैस होती है ना। तो हम यही बोलते हैं कि स्टोमेटा का काम क्या रहता है, रेस्पिरेशन में भी काम करता है, ट्रांसपिरेशन में भी काम करता है।
ठीक है, ये सेलुलर लेवल पे ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। साथ में कुछ प्लांट्स में ऐसे भी, अच्छा बात करते हैं हम सेलुलर, ठीक है। तो सेलुलर लेवल पे एक टाइप का मूवमेंट और होता है, मान लीजिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की। अच्छा, और एक चीज़ और बता दूं, 9th क्लास की भी लेक्चर्स अवेलेबल है मेरे चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, और आप इस पे जाके देख सकते हैं वो वाले कॉन्सेप्ट भी, अगर आपको उसमें कोई भी डाउट है, क्योंकि पूरा बायोलॉजी 9, 10, 11, 12 का बायोलॉजी आपस में लिंक्ड है। तो फिर अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम जाए कॉन्सेप्ट में, तो आप कोई भी वीडियो उठा के खोल के देख सकते हैं। और बेसिक है 9th क्लास, तो आप वहाँ से ज़रूर वीडियोस देखिएगा। उसमें आपको टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। तो आपके लिए 10th की बायोलॉजी और ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको मैं पीएम लिख देता हूँ, हियर इट इज पीएम, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, है ना। यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेल के बाहर है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये भी मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का सेलुलर लेवल पे, बाहर से अंदर की तरफ। और एक चीज़ और बता दूं, आप बोलोगे कि सर ये मूवमेंट लिविंग में ही होता है क्या, तो मैं बोलूँगा यस, ये मूवमेंट लिविंग में ही होता है। जो नॉन लिविंग सेल रहता है ना, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम नहीं करती, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम नहीं करती। ये सिर्फ हम लोग को किस में देखने मिलता है, लिविंग में देखने को मिलता है। हो गई डाउट क्लियर? कोई डाउट है? नहीं होगा, चलो। इन सम प्लांट्स मूवमेंट्स कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड बाय आवर नेकेड आइज, हम नेकेड आइज से भी देख सकते हैं कुछ प्लांट्स में मूवमेंट। जैसे कि एक प्लांट है वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप को पता है मैंने पहली बार कब देखा था, जब मैं 7th क्लास में था, तो मैंने साइंस की बुक में देखा था, और देख के बड़ा ही अच्छा प्लांट लगा था, कि मतलब जो प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाता है। तो बेसिकली होता क्या है, ये प्लांट का फ्लावर है, ये खुला हुआ रहता है, जैसे कोई भी इंसेक्ट यहाँ पर बैठता है वैसे ये फ्लावर बंद हो जाता है, और ये इंसेक्ट बाय बाय कर जाता है बेसिकली, वो प्लांट इसको खा लेता है। अच्छा, उसके बाद एक और प्लांट होता है जिसे हम कॉमनली छुई मुई कहते हैं, ठीक है, या फिर टच मी नॉट, इसको हम शाय प्लांट भी कहते हैं, और इसका नाम क्या है, मिमोसा प्यूडिका, ठीक है। अच्छा, इसमें ना इसकी क्या खास बात होती है, इसकी खास बात होती है जब आप इसकी लीव्स को टच करते हैं, ये देखिए टच करते हैं ना, तो इसकी लीव्स बंद हो जाती हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ओके। ये देखो, जैसे ये वाली लीव्स को उन्होंने पहले टच कर दिया होगा, तो इसलिए कैसी दिख रही है, बंद दिख रही है, ये वाली है ना। आ गई बात समझ, टच करते हैं तो बंद हो जाता है, हाँ, ऐसा प्लांट सच में होता है। और पता है ये पहली बार मैंने कब देखा था, ये पहली बार मैंने देखा था अपनी 5th क्लास में। मैं अपने स्कूल से पैदल घर लौट रहा था, तब एक अंकल थे, अंकल का घर था वहाँ पर, उनके गार्डन में बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स लगे थे, और उनमें से एक ये भी था, टच मी नॉट। रोज़ मतलब हम लोग जाके, बस मैं और मेरे कुछ दोस्त, प्लांट बस इसकी जाके लीव्स को टच करते थे और देखते थे, क्या यार मस्त प्लांट है, अपने आप ऑन ऑफ मतलब खुलता बंद होता रहता है, तो वो भी सही दिन था। चलो, अच्छा ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। वो कहला अब अपन जानेंगे, मतलब आगे बढ़ के हम क्या पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। अब हम जानेंगे कि बेसिकली लिविंग है क्या। हमने जान लिया कि मूवमेंट एक कैरेक्टरिस्टिक होता है लिविंग का, और भी कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग के, वो हम एक एक करके जानेंगे। तो यहाँ पे जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या मैंने लिया हुआ है, ग्रोथ, ठीक है। अच्छा, और एक बात बता दूँ, ये जो प्रेजेंटेशन में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये मैंने खुद से लिखी हुई हैं, ये मेरा ही मटेरियल है, और इसमें मेरा कई कई सालों का एक्सपीरियंस आप पढ़ रहे हैं, जो भी मैंने पढ़ा हुआ है वो सब, है ना, वो सब इसकी एक लाइन में मैंने डाला हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए। अच्छा, ग्रोथ, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज ग्रोथ बट इंटरनल ग्रोथ। देखो, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है, लेकिन वो कैसी होती है, इंटरनल, मतलब बेसिकली ऑर्गेनिज्म में अंदर से साइज का इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड, नंबर ऑफ सेल्स अंदर बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ग्रोथ जो होती है ना, वो हमको लाइफ टाइम में 3 तरीके से देखने को मिलती है, 1, 2, 3। अब बोलोगे सर ये तो हमने पहली बार सुना है, 3 तरीके से क्या देखने को मिलते हैं। तो देखो, पहले बता दो, जब अपन चाइल्ड रहते हैं, CHILD, ठीक है, जब अपन चाइल्ड रहते हैं, बच्चे रहते हैं, ठीक है, फिर जब अपन एडल्ट रहते हैं, और फिर जब अपन ओल्ड हो जाते हैं। देखो, इन तीनों की ग्रोथ में फ़र्क क्या है। जो चाइल्ड है, इसमें होती है पॉजिटिव ग्रोथ, ठीक है,
तो चाइल्ड में क्या होती है, पॉजिटिव ग्रोथ। बेसिकली पॉजिटिव ग्रोथ का मतलब है जो बनने वाले सेल है, ठीक है, जो बनने वाले सेल हैं उनका नंबर काफ़ी हाई है और मरने वाले सेल का नंबर काफ़ी कम है। तो रिजल्ट में हमको क्या देखने को मिलती है, पॉजिटिव ग्रोथ। बेसिकली जब आप छोटे बच्चे से बचपन में मिलेंगे तब आप कुछ साल बाद मिलेंगे तो वो बड़ा हो चुका होगा ना, क्योंकि उसकी क्या हुई, ग्रोथ। और किस तरीके से ग्रोथ चली, पॉजिटिव। बेसिकली जो बनने वाले सेल थे उनका नंबर मरने वाले सेल से क्या था, काफ़ी कम था। अच्छा, फिर जब अपन एडल्ट हो जाते हैं तब अपने को देखने मिलती है स्टैग्नेंट ग्रोथ। स्टैग्नेंट ग्रोथ का मतलब है बेसिकली जहाँ पे रुकी हुई ग्रोथ। रुकी हुई ग्रोथ मतलब सर रुक गया मतलब ग्रोथ नहीं हो रही क्या, नहीं, ग्रोथ हो रही है, बट क्या है यहाँ पे मरने वाले सेल्स और बनने वाले सेल्स का नंबर क्या है, एकदम इक्वल है। ठीक है, आ गई बात समझ। अच्छा, इसके बाद जब ओल्ड एज में जाते हैं, देखो जो भी जिसको भी भगवान ने लाइफ दी है उसका मरना क्या है, तय। ठीक है, हम सब जो हैं वो जलती हुई मोमबत्तियां हैं, है ना। हम सबको क्या कोशिश करनी चाहिए, अपने आसपास रोशनी फैलाने की, या दूसरों की खुशियों में आग लगाने की। तो जो लगे वो कर लेना, वैसे रोशनी फैलाना, ठीक है। बट अच्छा सुनो, तो ओल्ड एज में क्या होता है, बेसिकली जो हमारे बनने वाले सेल्स हैं उनका नंबर जो है वो कम हो जाता है और मरने वाले सेल्स का क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा। जिसके कारण धीरे धीरे हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स डिटोरिएट हो जाते हैं और इंसान जो है वो परलोक चला जाता है। ठीक है, मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है यहाँ पे ओल्ड एज में। उसका रीज़न क्या है, बेसिकली नेगेटिव ग्रोथ। तो समझ गए ना कि कैसे कैसे ग्रोथ होती है। अच्छा, और ग्रोथ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग का, बट इंटरनल ग्रोथ। अब बोलोगे सर इंटरनल ग्रोथ समझ गए कि इंक्रीज इन से मास हो रहा है, अंदर से होना चाहिए, तो एक्सटर्नल ग्रोथ क्या होती है। अच्छा देखो, आप लोगों ने कभी मूवीज़ वगैरह में देखा होगा या कभी राजस्थान गए होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे रेत के टीले। राजस्थान रेगिस्तान बहुत अच्छी जगहें होती है ना, मतलब हरी भरी हरियाली, हर जगह फूल खिले हुए। ऐसा ही होता है, बारिश होती रहती है, नहीं ना, ऐसा नहीं होता। क्या होती है वहाँ पे, रेत होती है। क्या होती है, सैंड। ठीक है, बहुत ज़्यादा सैंड होती है वहाँ पे ना। क्या होता है, ऐसे सैंड ड्यून्स होते हैं। सैंड ड्यून्स का मतलब होता है रेत के टीले। क्या होता है वहाँ पे, लगातार रेत जो है वो उड़ती, रेत बोल दिया मैंने, रेत नहीं बेटा, रेत उड़ती रहती है और ना इन पे आके ऐसे जमा होती रहती है। तो एक तुम खुद देखो, अगर यहाँ पे लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर बढ़ती जाएंगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो इसकी हाइट है वो क्या हो जाएगी, काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। तो ग्रोथ तो इसकी भी हो रही है, बट कैसी है वो, एक्सटर्नल। तो हम इसको एज अ लिविंग मानेंगे क्या, नहीं। आ गई बात समझ, आ गई, कोई डाउट नहीं। अच्छा, उसके बाद देखो एक चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे कि ना, ऑफ अ लिविंग नॉन, ये मैंने बता दिया, फॉर यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन इज सिमिलर टू ग्रोथ। तो क्या ग्रोथ, देखो क्या होता है, ग्रोथ को ना हम दो तरीके से मेजर करते हैं। दो ग्रोथ को हम दो तरीके से मेजर करते हैं। एक तो इंक्रीज इन साइज, या तो ऑर्गेनिज्म का साइज क्या हो, बढ़ जाए। और दूसरा है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन साइज। अच्छा मैं आपको एक बात तो बताना भूल गया, वैसे अब तक तो आपने देख ही लिया होगा, मेरे को ना अवार्ड मिला है गंदी राइटिंग लिखने में। ठीक है, चलो अच्छा, इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। और दूसरा क्या मैंने बोला, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, बेसिकली नंबर भी बढ़ सकता है और साइज भी बढ़ सकता है। अच्छे से लिख दूं क्या, चलो अच्छा, अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स भी हो सकता है और इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज। ठीक है ना, साइज, इंक्रीज इन साइज कैसे, और समझ गए। अच्छा, तो बैक्टीरिया में पता है कैसे ग्रोथ होती है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। क्या होता है कि एक बैक्टीरिया है ना, कुछ ये क्या करेगा, डिवाइड कर जाएगा। तो ये क्या देगा, दो बैक्टीरिया बना देगा ये। ठीक है, फिर ये एक बैक्टीरिया था, है ना, फिर ये क्या करेगा, फिर ये डिवाइड हो जाएगा, फिर ये वाला भी डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16 ऐसे मिलते जाएंगे बैक्टीरिया। तो बेसिकली मान लो कि एक पेट्री प्लेट है। बेसिकली पेट्री प्लेट क्या होती है, लेबोरेटरी में ना एक ऐसी प्लेट होती है,
ठीक है, ग्लास की प्लेट रहती है, वहाँ पे ना अपन आर्टिफिशियल मीडियम देके बैक्टीरिया को ग्रो भी कर सकते हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी में भी सबसे अच्छा मीडियम अगर उसको मिल जाता है तो वो ग्रो कर जाता है। मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ना मान लीजिए पहले आपने इसमें एक बैक्टीरिया रख दिया, फिर ये कुछ टाइम बाद क्या हो जाएंगे, दो, दो से क्या बन जाएंगे, चार। ठीक है, चार से क्या बनने वाले हैं, चार से बनने वाले हैं आठ। ठीक है ना, समझ गए, ऐसे कर करके इनका नंबर बढ़ता जाएगा। आ गई बात समझ। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है हमारा बैक्टीरिया जैसे कि, उसमें ना जो हमारी ग्रोथ है वो सिमिलर, जो हमारा रिप्रोडक्शन है वो सिमिलर टू ग्रोथ होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद ना एक कैरेक्टरिस्टिक दूसरी आती है, मतलब एक और कैरेक्टरिस्टिक आती है, वो है रिप्रोडक्शन। अच्छा, तो हम क्या बोल सकते हैं, रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग की, तो हम बोल सकते हैं हाँ है, क्योंकि सिर्फ जो लिविंग है वही रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये एक मैंडेटरी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। मतलब तुम ये नहीं बोल सकते कि जो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है या जो रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता है वो लिविंग नहीं है। जैसे कि कुछ इनफर्टाइल कपल्स होते हैं, मतलब ऐसे कपल जिनको बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, तो क्या वो जिंदा नहीं है, क्या वो लिविंग नहीं है? भले ही उनमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं है, बट वो लिविंग तो है ना। ठीक है, ऐसे ही ना एक एक जानवर होता है म्यूल नाम का। ठीक है, ये क्रॉस होता है बिटवीन गधा एंड घोड़ा। ठीक है, बिटवीन गधा एंड घोड़ा क्रॉस कराया जाता है। तो उस क्रॉस से जो बनता है वो होता है म्यूल, और म्यूल जो रहता है वो खच्चर बोलते हैं उसको हिंदी में। और ना बेसिकली उसकी खास बात ये रहती है कि वो बहुत सारा लोड सह सकता है अपनी पीठ पे, मतलब उस पे बहुत सारा सामान आप रख सकते हो। ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हो। आ गई बात समझ? ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जो दूसरी चीज हम पढ़ेंगे वो है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो क्या है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ठीक है, अब रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई का मतलब है जो भी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होती हैं, चाहे वो केमिकली हो चाहे वो फिजिकली हो, तो उनको लिविंग बीइंग क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, अब रिस्पॉन्ड करने का मतलब समझो कि ना, जैसे तुम्हारे आसपास अगर हीट बढ़ने लगे या कोल्ड बढ़ने लगे, मेनली टेम्परेचर चेंज होने लगे, तो भी तुम उसको समझ जाओगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मान लो तुम्हारी स्किन पे कोई केमिकल गिरे, ठीक है, या फिर कोई ऐसी गैस की स्मेल आ रही हो जो तुमने कभी पहले ना स्मेल की हो, और बेसिकली वो क्या हो, काफ़ी खराब हो, तो तुम उसमें मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलाई आएगी ना, तुम रिस्पॉन्स करोगे ना कि यार ये कितनी गंदी स्मेल है, या कैसा टेम्परेचर हो गया, बढ़ गया या कम हो गया है, या तुम्हारी स्किन पे कोई केमिकल गिर गया है, तो तुम्हें वो भी सेंस होगा कि बर्निंग सेंसेशन हो रहा है या कैसा सेंसेशन हो रहा है। समझ रहे हो ना बात को? और हर एक लिविंग, तुम नहीं, तुम अगर डॉग पे भी पानी डाल दो तो वो भाग जाता है ना, या डॉग को भी गर्मी लगती है तो वो जाके, तुमने देखा होगा, पानी वाली जगह पे लेट जाता है ना। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। उसके बाद तुमको पता है जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, बैक्टीरियाज जब वो ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ग्रो करने लग जाते हैं, तो वो क्या कॉज कर देते हैं, डिसीज कॉज कर देगा। ठीक है, फिर क्या होगा, डॉक्टर हमको क्या देगा, एंटीबायोटिक देगा। एंटीबायोटिक क्या रहता है, ऐसा केमिकल रहता है जिसकी मदद से बैक्टीरिया क्या हो, मर जाए। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर यही वो पेट्री प्लेट है जिसपे अपन ने क्या ग्रो कराए थे, बैक्टीरिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम ना, इसमें क्या डाल देंगे, इसमें डाल देंगे एंटीबायोटिक का केमिकल। ठीक है, अब वो केमिकल क्या करेगा, इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेगा और इसको धीरे धीरे करके क्या कर देगा, मारता जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली बैक्टीरिया भी उस केमिकल को समझ पाया ना, बैक्टीरिया की ग्रोथ क्यों खत्म हो गई, क्योंकि वो उस केमिकल को सह नहीं पाया। ठीक है, उसके खिलाफ वो लड़ नहीं पाया, लेकिन वो ये समझ गया। कुछ एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया को मार भी देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उसके रिप्रोडक्शन को रोक भी देते हैं। तो बैक्टीरिया समझ गया ना कि अब भैया ये केमिकल आ गया है, मतलब ऐसी एंटीबायोटिक आ गई है कि मैं अगर और बैक्टीरिया बनाऊंगा तो ये सबको मार देगा, तो कोई फायदा नहीं है, तो बनाओ मत बनाओ। ठीक है ना, मतलब मत बनाओ। तो बात समझ में आ रही है? ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है मेटाबॉलिज्म, है ना, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है बेटा, वो क्या होता है, वो सम होता है। सम का मतलब है टोटल, टोटल केमिकल रिएक्शन जितनी भी हमारी बॉडी में हो रही हैं, उनको हम सीधे सीधे एक क्लास में डाल सकते हैं कि वो सब क्या है, मेटाबॉलिज्म। जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रही है, हम उन्हें क्या बोल सकते हैं, मेटाबॉलिज्म। अच्छा, अब मेनली दो तरीके की केमिकल रिएक्शन होती हैं किसी भी लिविंग सिस्टम में। ठीक है, वो क्या है, एनाबॉलिज्म, और दूसरा क्या है, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जब कोई चीज़ बनती है ना, जब कोई चीज़ क्रिएशन होता है किसी चीज़ का, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, वो कहलाता है एनाबॉलिज्म।
आ गई बात समझ? सर एनाबॉलिज्म कहाँ निकल लिया? नहीं है। हाँ सुनो, तो ना बेसिकली क्या कहलाता है? एनाबॉलिज्म। और जब ब्रेकडाउन हुए किसी चीज़ का लिविंग सिस्टम में, कोई उस रिएक्शन में, वो क्या कहलाता है? कैटाबॉलिज्म। अच्छा, एनाबॉलिज्म का सबसे अच्छा एग्जांपल बताऊँ क्या है? फोटोसिंथेसिस। क्या है बेटा? फोटोसिंथेसिस। इवन जो हमारी ग्रोथ है, हमारे मसल सेल्स बढ़ते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, वो भी किसका एग्जांपल है? हमारी इसी का, किसका? एनाबॉलिज्म का। ठीक है। अच्छा सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा था? एनाबॉलिज्म में इसका एग्जांपल क्या बोला मैंने? फोटोसिंथेसिस, है ना? फोटो फोटोसिंथेसिस। अच्छा, इसके बाद ना कैटाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? कैटाबॉलिज्म का सबसे अच्छा एग्जांपल है रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसका क्या होता है? ब्रेकडाउन। हम लोग ये सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं, काफ़ी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। समझ गए ना? रेस्पिरेशन लिखा है, और बाकी आप जानते हो मेरी अवार्ड विनिंग राइटिंग का राज क्या है। बस मैं कर लेता हूँ ऐसा, कुछ राज नहीं है। अच्छा, ठीक है। समझ गए ना? कैटाबॉलिज्म का मैंने क्या बताया? जिसमें चीज़ें टूटें। और इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट बोल रहा हूँ मैं, जो सबसे इजी भी है, वो है रेस्पिरेशन। क्या है? डाइजेशन भी इसी का एग्जांपल है भाई। उसमें भी तो जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, फूड पार्टिकल है, वो टूट रहा है, सिंपलर में कन्वर्ट हो रहा है, छोटे छोटे में कन्वर्ट हो रहा है। आ गई बात समझ? आ गई बात समझ? ठीक है, कोई डाउट? चलो, अच्छा कोई डाउट नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म, चलो, जो हमारा अब जो हमारा टॉपिक आया वो है लाइफ प्रोसेस की। बेसिकली लाइफ प्रोसेस क्या होती है? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है भाई, लाइफ प्रोसेस क्या होती हैं? तो बेसिकली द लाइफ प्रोसेस विच आर अकरिंग साइमल्टेनियसली, द प्रोसेसेस विच आर अकरिंग साइमल्टेनियसली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एंड एसेंशियल टू सस्टेन लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। बेसिकली क्या होता है? ऐसी प्रोसेसेस जो कि हमारी बॉडी में साइमल्टेनियसली हो रही हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब लगातार होता है, साइमल्टेनियसली नहीं। ये है स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली का मतलब है कि वो रिएक्शंस अपने आप हो रही हैं, हमें उनको कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और उन्हीं के कारण वो रिएक्शंस हो रही हैं, उन्हीं के कारण वो प्रोसेसेस चल रही हैं, उन्हीं के कारण जो हमारी लाइफ है वो क्या है? बढ़ रही है। वो क्या है? लाइफ जो है वो हमारी सस्टेन्ड है, मतलब बनी हुई है। लाइफ को चलाने वाली जो प्रोसेसेस हैं वो क्या कहलाती हैं? लाइफ प्रोसेस, जिनके कारण लाइफ चल रही है, जिनके कारण लाइफ है। अच्छा, देयर आर नंबर ऑफ लाइफ प्रोसेसेस व्हिच आर कैरिड आउट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसमें कई सारी लाइफ प्रोसेसेस चलती रहती हैं, और यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट बनाई है, कुछ कुछ लाइफ प्रोसेसेस जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। वो क्या है? पहली न्यूट्रिशन, फिर है रेस्पिरेशन, फिर है सर्कुलेशन, फिर है एक्सक्रीशन, फिर है रिप्रोडक्शन। ठीक है। और जो मेनली आज हम कवर करने वाले हैं वो लाइफ प्रोसेस कौन सी है बेटा? न्यूट्रिशन। उसमें भी ना हम लोग टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे। उसके बाद ह्यूमन न्यूट्रिशन और प्लांट न्यूट्रिशन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बट अभी जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? न्यूट्रिशन। ठीक है। यहाँ पे और भी कुछ प्रोसेस हैं, जैसे कि ग्रोथ। ग्रोथ भी एक प्रोसेस है जिसके कारण लाइफ चल रही है। ठीक है, ग्रोथ। और दूसरा क्या था? रिपेयर। हाँ, रिपेयर। ठीक है। हमारी बॉडी में लगातार वियर एंड टीयर्स होते रहते हैं, जिनको रिपेयर करना बहुत क्या है? ज़रूरी है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हर रोज़ हमारी बॉडी में कई करोड़ आरबीसीज बनती हैं और कई करोड़ आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है, आ गई बात समझ? चलो, तो हम लोग अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है न्यूट्रिशन। ठीक है। और ना देखो, एक चीज़ और बता दूँ मैं तुम लोगों को कि ना हमेशा जब भी लाइफ में कुछ करना हो ना, तो उसको ना 100% पैशन के साथ करना। मतलब एक रूल होता है लाइफ में। वो रूल क्या है? 100% और नन। भाई मेरा तो यही रूल है, 100% और नन। इसका मतलब है करेंगे तो पूरा 100% करेंगे, जान लगा देंगे, जो भी है सब लगा देंगे। ठीक है। और अगर नहीं करेंगे तो देखेंगे भी नहीं भाई, कोई बात नहीं, छोड़ो, हटाओ, नहीं करना ही नहीं हमको, है ना? तो इसीलिए जो भी करो 100% करो। कुछ भी करो, तुम खेल रहे हो तो खेलने में 100% दो, पढ़ रहे हो तो पढ़ने में 100% दो। 100% दिए बिना तुम्हें 100% आउटपुट नहीं मिलेगा। और जिस चीज़ में 100% आउटपुट मिले ही ना, वो करने का फ़ायदा क्या है? ठीक है? आ रही ना बात समझ? मेरा तो यही रूल है। ठीक है। चलो, अच्छा अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, आप लोग सोचते हो कि सर ये पढ़ाते पढ़ाते कहाँ निकल जाते हो? तो देखो, कहीं निकलता नहीं हूँ इधर-उधर। बस देखो, होता ही है कि ना जो ये सब अपन पढ़ रहे हैं ना, ये हम लोगों को मार्क्स दिलाएगा, हम लोगों को चीज़ें समझाएगा। बट जो मैं तुमसे ये दूसरी बातें करता हूँ, ठीक है? ये तुमको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाएँगे, और हमारी लाइफ में मकसद क्या है? एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनना हमको, ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ, आज ये तुम अपन लोग 10th क्लास की एनसीईआरटी का ये सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन
क्या जब तुम 10th पास कर दोगे 10th की किताब खोल के देखोगे कभी? नहीं देखोगे, मुझे नहीं लगता नहीं देखोगे, ठीक है। अगर सप्लीमेंट्री आ गई तो वैसे नहीं आएगी यार, आराम से अच्छे से समझ के पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, सब अच्छा होगा। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ तुमको कि ना अब नहीं देखोगे, बट तुम्हें याद क्या रहेगा ज़िंदगी भर? जो तुमने अभी पढ़ा, वो सब तुम्हें याद रहेगा, जो तुमने अभी सुना, वो सब तुम्हें याद रहेगा। आ रही है ना बात समझ? तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। चलो अच्छा, न्यूट्रिशन। Nutrition. Nutrition is the process by which an organism obtains its nutrients and utilize them for its various activities like respiration, growth, replacement. देखो, न्यूट्रिशन क्या होता है? जो न्यूट्रिशन है ना, वो प्रोसेस है, ठीक है। उस प्रोसेस के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या ऑब्टेन करता है? न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करता है और साथ ही उनको यूटिलाइज भी करता है दूसरी दूसरी वेरियस एक्टिविटीज को करने के लिए। जैसे कौन कौन सी? रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। न्यूट्रिशन जो है वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो ऑर्गेनिज्म है वो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करता है और उन्हें यूटिलाइज करता है अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए। एग्जाम्पल रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। आ गई ना बात समझ? ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, ठीक है। जब भी कोई भी डेफिनेशन पूछेंगे न्यूट्रिशन की तो ये वाली डेफिनेशन आप बता देंगे, ये एनसीईआरटी से ही है। और देखो इसका सीधा सा मतलब है, हम तो समझेंगे भाई, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस। न्यूट्रिशन वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है जिससे जो ऑर्गेनिज्म है वो न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करता है और उनको यूटिलाइज करता है और कई सारी एक्टिविटीज़ उस यूटिलाइज कर जब यूटिलाइज होगा तो क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, है ना। और ये सारी प्रोसेसेस कैरी आउट होंगी। आ गई बात समझ? कुछ प्रोसेस के लिए न्यूट्रिशन जो है वो कुछ प्रोसेस के लिए एनर्जी की तरह भी काम करेगा और कुछ के लिए रॉ मटेरियल की तरह भी काम करेगा। अच्छा, अब मैंने ऐसे क्यों बोला? बेसिकली न्यूट्रिएंट्स रॉ मटेरियल की तरह काम करेंगे। जैसे ना जो रेस्पिरेशन नाम की प्रोसेस है ना, उसमें जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो होता है ग्लूकोज। क्या होता है बेटा? ग्लूकोज, ठीक है। और अल्टीमेटली जो भी हम खाते हैं ना वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज के अंदर। आ गई बात समझ? तो ग्लूकोज मतलब रॉ मटेरियल किसके लिए है? रेस्पिरेशन के लिए है, ठीक है। कोई डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं। चलो अच्छा, अब अपन बढ़ते हैं आगे, ठीक है, स्लाइड नंबर 12 की तरफ। नहीं, हाँ, उससे पहले हमें 11 देखनी है और हमें ये देखना है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स द सब्सटेंसेस व्हिच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट आर कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट। बेसिकली जो ना ऑर्गेनिज्म कहाँ से ऑब्टेन करता है? अपने एनवायरनमेंट से, वो क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स। बेसिकली फूड मटेरियल्स होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बेसिकली दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है न्यूट्रिएंट्स का और ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया गया है कि कितनी मात्रा में ये हमको चाहिए, बेसिकली कितने अमाउंट में बॉडी इनको यूज करेगी, उस बेस पे हम लोगों ने मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट को डिवाइड किया है, ठीक है बेटा। अच्छा, समझ आया? अब देखो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? बेसिकली एनर्जी सोर्स होता है। क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी। बेसिकली हमारी बॉडी में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सेकेंडरी क्या होता है? फैट। और टर्शियरी क्या होता है? प्रोटीन। बेसिकली ना जब कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता बॉडी को तो वो फैट यूज करती है एनर्जी सोर्स की तरह, और अगर फैट भी नहीं मिलता तो वो क्या यूज करती है? प्रोटीन। बट जब प्रोटीन यूज करने लगती है तब आदमी माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है, ठीक है, और उसको अलग अलग बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा देखो मैडम, सोर्स ऑफ एनर्जी, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट। विटामिन एंड मिनरल्स आर अच्छा, माइक्रोन्यूट्रिएंट में एक बात और कि ये हमको क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, साथ में हेल्प करते हैं रिपेयर वर्क बॉडी में, ठीक है, रिपेयर वर्क ऑफ द बॉडी। अच्छा, वाटर क्या है? वाटर एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ये हमको एनर्जी नहीं देता बट ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में 70 to 75% क्या है बेटा? वाटर है। और जो हमारे सेल का, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जो हमारे सेल का साइटोप्लाज्म होता है ना, जो हमारे सेल का साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? 70% से भी अधिक, 70 to 75%, ठीक है, इससे ज़्यादा ही, काफ़ी ज़्यादा ही क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है, वाटर। और ना जो ये हमारी लाइफ प्रोसेसेस चल रही हैं बेसिकली वो साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चल रही हैं, ठीक है, रिएक्शन चल रही हैं, उन सबको कराने वाला कौन है? वाटर। वाटर उन सबको मीडियम प्रोवाइड कराता है, ठीक है।
और भी बहुत सारे रोल होते हैं बेटा वाटर के हमारी बॉडी में, ठीक है। हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई कराता है। बोलोगे न्यूट्रिएंट का सप्लाई कैसे कराता है? तो जो हमारा ब्लड है वो भी क्या है, उसमें भी क्या है, सबसे ज़्यादा वाटर है, ठीक है। तो और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई हमारे किससे होता है? ब्लड से होता है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, फिर है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमने किनको रखा हुआ है? विटामिन्स और मिनरल्स को। ये हमको एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन ये हमको हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं ताकि वो अच्छे से सारे फंक्शन को कैरी आउट कर सके, सारे के सारे फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म कर सके। और दूसरी एक और चीज़ वो ये कि ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। कई सारे विटामिन्स की कमी से हमारी बॉडी में कई सारी डिसीजेज़ हो सकती हैं, उन सबको भी अवॉइड कराते हैं अगर हम अपनी डाइट में विटामिन अच्छे से लेते हैं तो। अच्छा, इसके बाद है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं? बेसिकली खाना वो जो प्रोसेस है फूड लेने की, उसके तरीके वो कौन-कौन से हो सकते हैं? तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो वो सिर्फ़ 2 होते हैं, ठीक है? ब्रॉडली बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? इनका सब क्लासिफिकेशन भी है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। बट आप ब्रॉडली याद रखेंगे ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है? अब चलिए कुछ बातें हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक्स पे कर लेते हैं। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रॉपिक से। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है इसमें? इट इज़ द न्यूट्रिशन विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेस, ठीक है। ये किससे मिलता है? इनऑर्गेनिक सोर्सेस से। बेसिकली कौन लेगा इनको? जो प्लांट्स होते हैं, इनके एग्जांपल क्या हैं? ग्रीन प्लांट्स और ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब देखो कुछ वर्ड्स आए, एक वर्ड आया, मतलब वो क्या आया? इनऑर्गेनिक। क्या आया? इनऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक। और ये आया ऑर्गेनिक। अच्छा, इनऑर्गेनिक में ना इसकी 2 डेफिनेशन होती हैं। पहली ये होती है जो नॉन लिविंग सोर्स से मिले, जो नॉन लिविंग सोर्स से मिले। किससे मिले? फ्रॉम नॉन लिविंग, फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स, ठीक है। और दूसरी क्या होती है? दूसरी बताऊं? अच्छा, दूसरी ये होती है कि इसमें सी एच और ओ इकट्ठे नहीं हो सकते। सी एच ओ साथ में नहीं मिलेंगे तुमको, चारों साथ में नहीं मिलेंगे, ठीक है। जैसे इनऑर्गेनिक का एग्जांपल ले रहा हूँ CO2, तो इसमें सी और ओ तो है बट एच है क्या? नहीं है। ले रहा हूँ, चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ जो कि क्या है? H2O, जो कि क्या है? H2O, बट H2O ऑर्गेनिक है क्या? नहीं है, क्योंकि इसमें सी नहीं है। आई बात समझ? आ गई बात समझ? चलो अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। मान लो ऑर्गेनिक की बात करते हैं, मान के लो यार, करेंगे पूरी बात करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक, ठीक है। ये कहाँ से मिले? अपोजिट, मतलब लिविंग सोर्स से मिले ये हमको। वो नॉन लिविंग से मिल रहा था, ये लिविंग से ऑब्टेन होगा, ठीक है, याद रखेंगे। लिविंग सोर्स, ठीक है। और दूसरा इसमें सी एच और ओ सब साथ में मिलेंगे, ठीक है। देखो इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल है हमारा जैसे C6H12O6। ये पता है किसका फॉर्मूला है? ये आपको पता होना चाहिए। ये है फॉर्मूला ग्लूकोज का, GLUCOSE, ग्लूकोज। आ गई बात समझ? चलो ठीक है, आ गई होगी। चलो तो बढ़ जाता हूँ आगे। अच्छा देखो, मैं ना आप लोगों को ना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो भी पढ़ो ना वो आपको समझ में आए, ठीक है। आपको कभी भी ऐसा ना लगे कि यार रट रहे हैं या याद कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा लगे कि यार हाँ, हमको ये समझ में आ गया, हमको ये याद करना है, ठीक है। और दूसरी बात, एक चीज़ और बताऊँ आपको, जब आप रटोगे ना, बोलोगे सर आप कितनी बात करते हो, नहीं पर करनी तो ज़रूरी है यार, मैं नहीं रह सकता, ठीक है। चलो करता हूँ, तो बोलता हूँ। तो जब आप रटोगे ना, तो क्या होगा? आपके पास क्वेश्चन नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने सिर्फ जो लिखा है वो याद कर लिया, ठीक है। और जो इंसान समझेगा, समझेगा, उसके पास हमेशा ही क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि ना उसका दिमाग चलेगा। समझ रहे हो? उसने सिर्फ इन्फॉर्मेशन को भर नहीं लिया अपने दिमाग में, उसने समझा है, डिकोड किया है उस इन्फॉर्मेशन को। तो वो नहीं, तो न्यू चीजें भी खोज सकता है, वो नई चीजें भी खोज सकता है, उससे जानने की कोशिश करेगा। समझ में आ रही है? तो वही बात है, इसीलिए मैं आपको हर एक चीज समझाने पे फोकस करता हूँ। और आप देखो मेरे हर एक लेक्चर में आपको ऐसे ही मैं पढ़ाऊंगा, और हम करेंगे, पूरा कोर्स खत्म करेंगे हम हमारी 10th का बायोलॉजी का। तो बिल्कुल चिंता मत करो, बने रहो और समझते रहो। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेशक पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। चलो
अच्छा, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइजेज और प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड बाय फोटोसिंथ देखो मैं क्या बताता था, चलो ऑर्गेनिक नॉन बताता था, तो ये बता रहा था कि ना इसमें जो बेसिकली और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ही क्या बनाते हैं ये लोग, अपने जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, ऑटो का मतलब ही क्या होता है, सेल्फ, और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। आ गई बात समझ, तो सेल्फ न्यूट्रिशन खुद से बनाना। अच्छा, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइजेज और प्रिपेयर इट्स ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, बेसिकली ना क्या होता है, एक प्रोसेस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। बचपन से ही आपने पढ़ा होगा। फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है प्रिपरेशन। फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है प्रिपरेशन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस। आ गई बात समझ, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब प्रिपरेशन। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट्स एंड ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, बेसिकली ग्रीन जिनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। चलो अच्छा, अब मैं तुम लोगों को ना एक चीज बताता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी सी चीज है वो है कंजर्वेशन ऑफ मास पे। ठीक है, एक लॉ होता है, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। वो ये बोलते हैं, शायद आपने सुना भी उसके बारे में 9th क्लास में, वो ये बोलता है केमिस्ट्री में, वो ये बोलता है कि ना mass can neither be created nor be destroyed but it can be only transformed from one form to another। ठीक है, क्या बोला मैंने, mass can neither be created nor be destroyed but it can only transform from one form to another। अच्छा, अब मेरी बात सुनना, देखो यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जो प्लांट करता है, वो क्या बोला मैंने, वो है फोटो। अब बोलोगे सर ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया भी करता है, हाँ तो बस करता है, पर तुम देखो कि ना फोटोसिंथेसिस कौन करता है, प्लांट। ठीक है, और एक प्रोसेस है रेस्पिरेशन जो प्लांट भी करता है और हम भी करते हैं। ठीक है, अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो मेरी बात सुनो, प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस किसकी, सनलाइट की प्रेजेंस में करता है पता है, पर वो रॉ मटेरियल की तरह क्या यूज करता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, CO2 प्लस H2। चिंता मत करो, ये सब हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट अभी आप लोग जो आपको बताने की कोशिश करो उस पर फोकस करो। इससे वो क्या बना लेता है, वो बना लेता है ग्लूकोज C6H12O6। रेस्पिरेशन में हम लोग क्या करते हैं, C6H12 ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज का यूज करते हैं और इसका ब्रेक डाउन होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है और हमें क्या मिलता है, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। देखो, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे CO2 और H2O मिलके ग्लूकोज बना था। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे, मास को हम बना नहीं सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो आज देखो तुम लोगों को नियम का उस लॉ का मैंने लाइव प्रूफ भी दिखा दिया तुम लोगों को करके, कि ये देखो ग्लूकोज बना था फोटोसिंथेसिस से, वही ग्लूकोज वापस से CO2 और H2O में कन्वर्ट हो गया रेस्पिरेशन से। तो जो अर्थ पे जितनी CO2 थी उतनी ही CO2, समझ में आई, जितनी H2O पर उतनी H2O पर, क्योंकि ये क्या हुई, अगर मान लो ये खत्म होती जाती तो ये तो कन्वर्ट हो गया, तो अब ये कहाँ गया, है ना, तो ये कम हो जाना था, लेकिन ये ऐसा होता है क्या, नहीं होता, क्योंकि रेस्पिरेशन से वापस से यही मिल जाता है और ह्यूमन बींग और ऑर्गेनिज्म वही लिबरेट कर देता है एटमॉस्फेयर में, फिर प्लांट ये लेता है, फिर प्रोसेस होती है। आ गई बात समझ, तो है ना मजेदार, यही बात है बस, बायो बहुत मजेदार है। और ना दूसरी बात, पूरा साइंस क्या है, लिंक्ड है। ठीक है, तो हम उसको ऐसे ही पढ़ेंगे। अच्छा, अब इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब ये बताता है हमको हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। इट इज न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड बाय ऑर्गेनिक सोर्सेज, बेसिकली ना जो ऑर्गेनिजम्स अपना जो न्यूट्रिशन है वो किससे लें, ऑर्गेनिक सोर्सेज से लें। ऑर्गेनिक मतलब लिविंग सोर्सेज से लें, आगे नंबर समझ। अब जो हम भी हेटरोट्रॉप से, मतलब वो अपन अदर मीन से लेते हैं, दूसरों से लेते हैं अपना फूड। ठीक है ना, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है, जो वेजिटेरियंस हैं वो प्राइमरली एनिमल्स से, वेजिटेरियन सॉरी क्या बोल रहा हूँ, वेजिटेरियन जो है वो प्राइमरली प्लांट सोर्सेज से लेते हैं। ठीक है, और जो हमारे नॉन वेजिटेरियंस हैं वो प्राइमरली एनिमल सोर्सेज से लेते हैं। बट अल्टीमेटली दोनों ही सोर्सेज क्या है, लिविंग है, प्लांट भी लिविंग है, एनिमल्स भी लिविंग है। आ गई बात समझ। ठीक है ना, जो नॉन वेजिटेरियन है वो चिकन, मीट, गोट ये सब कुछ खाते हैं। भाई चाइना की बात मत करना, चाइना कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अच्छा,
ऑब्टेन बाय ऑर्गेनिक सोर्सेस। अच्छा, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डिफरेंट मीन्स, अगर वही मैंने बोला, जब एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट मीन से लेगा अपना फूड, लेकिन वो कैसे होंगे, हमेशा ही ऑर्गेनिक। आ गई बात समझ। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब देखो, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी ना कुछ टाइप होते हैं, उनको मैंने यहाँ पे लिस्ट बना के आपको बताया हुआ है, ठीक है। पहला क्या है, सैप्रोफिटिक। दूसरा क्या है, पैरासिटिक। तीसरा क्या है, होलोजोइक। ठीक है, अब चलो थोड़ी बात हम इस पे कर लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, अच्छा बताओ, आ रहा है ना। चलो, बस समझ में आना चाहिए यार, वही इंपॉर्टेंट है, पता। चलो, अच्छा, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज ऑब्टेन्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल। बेसिकली ना सैप्रोफिटिक वो होते हैं जो कि किससे लें अपना न्यूट्रिशन, डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल मटेरियल से लें, वो क्या कहलाते हैं, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करने वाले। और बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड और डिकेइंग मैटर पर डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट। क्या बोलते हैं बेटा, सैप्रोफाइट। ठीक है। अच्छा, सैप्रोफाइट्स सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच एक्ट ऑन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल आउटसाइड द ऑर्गेनिजम्स। क्या होता है, सैप्रोफाइट ना कुछ एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं उस ऑर्गेनिक मटेरियल पर। अच्छा, तुम लोग एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, आंधी तूफान चलता है, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, तो जंगल में भी पेड़ वेड़ गिरते रहते होंगे और लगातार वहां की पत्तियां भी नीचे गिरती रहती सूख के। तो वहां पे नगर निगम भेजते हैं ना अपन लोग, नगर निगम स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं, वहां पर नगर निगम से लोग जाते हैं साफ करने, कचरा भर के ले आते हैं, ऐसा ही होता है क्या। हम्म। पेड़ की तो डालियां भी गिर जाती होंगी, तो फॉरेस्ट को साफ रखना जरूरी है, तो ऐसा होता है क्या, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आई बात समझ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, वहां पे अपने आप नेचर सफाई करता है, वो किन की मदद से करता है, वो इन ऑर्गेनिज्म की हेल्प से करता है जो कि सैप्रोफाइट्स होते हैं। अब वहां भी देखो, मान लो कि शेर ने वहां पे किसी का शिकार किया, तो वो क्या पूरा खा जाएगा उसको, नहीं, कुछ ना कुछ हो सकता है लेफ्ट ओवर बच जाए, ठीक है, तो वो कौन खाएगा, लोमड़ी। सही कह रहे हो सर, वो कहानी में पढ़ा है, हो सकता है। बट जो बचा हुआ डेड पार्ट रहेगा, डिकेइंग पार्ट रहेगा, उनको कौन ठिकाने लगाएगा, यही क्लीनर ऑफ नेचर। ठीक है। और तुमको पता है इन क्लीनर्स ऑफ नेचर को क्या बोलते हैं, ऐसे जिनको बोलते हैं ना, जो सैप्रोफिटिक होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग पे फीड करते हैं, इन्हें हम डीकम्पोजर्स बोलते हैं, डीकम्पोजर्स। अगर डीकम्पोजर्स ना हो ना, तो हमारा जो अर्थ का सिस्टम है ना, पूरा गड़बड़ हो जाएगा, बहुत ज्यादा हम लोग नहीं रह पाएंगे इस धरती पे, इतने इंपॉर्टेंट होते हैं डीकम्पोजर्स। चलो, अच्छा, तुम लोगों को बात समझ में आ गई, अब आ गई ना। अच्छा, देन सुटेबल प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन थ्रू द बॉडी सर्विस। क्या होता है, पहले ना ये क्या करेंगे, मान लो ये उनका फूड का पार्टिकल है, ठीक है, बेसिकली कोई डेड एंड डिकेइंग एनिमल या प्लांट का मटेरियल है, ठीक है, इस पे ये बैक्टीरिया है या फिर फंगस है, ये क्या करेगा, धीरे धीरे करके ना इस पे ना अपने एंजाइम्स को सीक्रेट करेगा, ठीक है, धीरे धीरे करके क्या होगा, ये यहाँ से डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली ये पार्ट यहाँ से डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, लिक्विफाई सा हो जाएगा, ऐसे ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा कि अब ये जो बैक्टीरिया है ये इसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके। आ गई बात समझ। फिर क्या होगा, फिर कुछ देर बाद, मतलब कुछ टाइम बाद, और अब भैया ये मत कहना कि सर एक ही बैक्टीरिया करता है क्या ऐसे पार्ट को, बेटा कई सारे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया तो अपन आंखों से देख नहीं सकते, ये तो हम एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं बस, है ना। ये देखो, अब क्या होगा, वो उतना खत्म हुआ, अब यहाँ पे वापस से वो क्या करने वाला है, अपना एंजाइम सीक्रेट करेगा, डाइजेस्टेड पार्ट बन जाएगा। फिर क्या होगा, इसको जो इसके लिए एब्जॉर्बेबल पार्ट होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। फंगस भी ऐसी करती है, मेनली फंगस का ये एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। अच्छा, आ गई बात समझ। चलो बढ़ जाएं आगे, चलो जी बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमारे सामने जो दूसरी स्लाइड है वो क्या कहती है, वो कहती है कि अब आप पढ़िए पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। चलो जी पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन इज ऑब्टेन्ड बाय ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, आप लोगों ने सबने बचपन से पैरासाइट के बारे में सुना होगा, ठीक है। अच्छा, पैरासाइट का मतलब क्या होता है कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से उनका फूड लेगा, उनकी बॉडी में रहेगा, उन पे डिपेंडेंट रहेगा, उनसे न्यूट्रिशन लेता रहेगा और उन लोगों को हार्म भी पहुंचाएगा, ठीक है ना। न्यूट्रिशन इज ऑब्टेन्ड बाय ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी और की बॉडी में रह रहे हैं ये, और
उनसे सारे फायदे भी ले रहे हैं, उनके न्यूट्रिएंट भी अब्सॉर्ब कर रहे हैं, उनको हार्म भी पहुंचाएंगे। अच्छा, द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन न्यूट्रिशन इज रेफर्ड टू एज पैरासाइट। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, दोनों ही लिविंग है यहाँ पे, है ना, देखो दोनों ही लिविंग है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड ले रहा है, ऑब्टेन न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन ले रहा है वो क्या कहलाएगा, पैरासाइट। और वो जिस पे डिपेंडेंट रहेगा, जिससे न्यूट्रिशन ले रहा होगा, वो क्या कहलाएगा, होस्ट। क्या कहलाएगा बेटा, होस्ट। आ गई बात समझ, बचपन से हमने पढ़ा है ये, और नहीं पढ़ा नहीं याद तो अब याद हो गया, है ना, कोई बड़ी बात है क्या, नहीं। द पैरासाइट गेट्स बेनिफिटेड एंड होस्ट इज हार्म। क्या होता है, जो पैरासाइट है वो बेनिफिट होता है उसको, उसको तो फूड मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, और बाकी जो हमारा होस्ट है उस बेचारे की हालत खराब होती रहती है, क्योंकि उसका न्यूट्रिशन कोई और ले रहा है। अच्छा, तुमको पता है कुछ दोस्त और कुछ रिलेटिव्स भी कैसे होते हैं। बोलोगे सर कैसा कह रहे हो सर, रिलेटिव तो मतलब खराब भी होते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, सब नहीं होते। मैं क्या बोल रहा हूँ, होते भी हैं। तो ना मैं ये बोल रहा हूँ छोड़ो भूल जाओ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पैरासाइट कि कुछ रिलेटिव और कुछ फ्रेंड्स क्या होते हैं, पैरासाइट जैसे होते हैं। वो क्या करेंगे, आपसे आपके नोट्स ले लेंगे, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, आपसे पूरी मतलब हर रिसोर्स का यूज करेंगे, आपके भाई भाई बोल के, और लास्ट और आपको वो हार्म पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे पैरासाइट लोगों से दूर रहो, ठीक है। ये लोग को पहचानने का तरीका क्या है, ये लोग आपका टाइम वेस्ट कराएंगे, आप खुद समझ जाओगे कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मुझे इनसे दूर रहना चाहिए, ठीक है। उस टाइम में आप कुछ बड़ा बड़ा कर सकते हो, तनुष्क बायोलॉजी के लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अपना प्रमोशन नहीं करना, बट अपन नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ठीक है। बट छोड़ो, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि पढ़ाई कर सकते हो उस टाइम में, या कोई स्पोर्ट खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और लेकिन कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हो, अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है। इसीलिए इन पैरासाइट्स को पहचानिए और इनसे दूर रहिए। अब घर जाके मत बोलना मम्मी रिश्तेदार पैरासाइट हैं सारे के सारे, दोस्त पैरासाइट है सारे के सारे, अब से आपका शुक्ला आंटी के साथ घूमना बंद, पैरासाइट है वो। तो ऐसा मत करना, खाना वाना नहीं मिलेगा 2-3 दिन तुमको। सर आपको नहीं मिला था, कभी बोला था क्या आपने, हाँ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अच्छा छोड़ो, लीव इट। चलो हम अपना इस पे आते हैं वापस से टॉपिक पे। पैरासाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स। देखो क्या होता है, दो तरीके के पैरासाइट होते हैं, एक होते हैं एंडो पैरासाइट, एक होते हैं एक्सो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट्स एंड एक्सो पैरासाइट्स, अब ये क्या होते हैं, अब जानते हैं हम, इनके बारे में जानते हैं भाई, जो जो बोलोगे सब जानेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था आपको कि बायोलॉजी में हर एक वर्ड का मीनिंग होता है, तो यहाँ पे देखो इस एंडो और इस एक्सो वर्ड का मीनिंग है। एंडो का मतलब है इनसाइड, क्या मतलब है, इनसाइड, ठीक है। और एक्सो का मतलब है आउटसाइड, क्या मतलब है बेटा, आउटसाइड, ठीक है। एंडोपैरासाइट, द पैरासाइट्स व्हिच लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट आर कॉल्ड एज एंडोपैरासाइट। जो जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, एंडोपैरासाइट। इसके एग्जांपल क्या होते हैं, टेपवर्म और राउंडवर्म। अच्छा, आपने ना वो सुना होगा, क्या बोलते हैं कि ना बचपन में पेट में कीड़े हो जाते हैं, ऐसा बोलते हैं कि पेट में कीड़े हो, पेट में कीड़े हो, तो क्या भर जाता है, कॉकरोच भर जाता है क्या, कॉकरोच, बीटल, ये सब तो टर टर आवाज आती सर अंदर से, नहीं टर टर तो मेंढक का सर, बीटल नहीं। हाँ तो छोड़ो, तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या कॉकरोच वगैरह चले जाते हैं, नहीं, वो जो कीड़े रहते हैं वो टेपवर्म या फिर राउंड वर्म का इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना। अच्छा, और डॉक्टर एक गोली भी देता है, उसका नाम होता है एल्बेंडाजोल, मोस्ट जो ओवर द काउंटर चलती है, मैं बस नाम बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। और बाकी कोई भी मेडिसिन आप बिना डॉक्टर की सलाह से कभी मत लेना, ठीक है। अच्छा, और बच्चों को मेनली ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अच्छा, मैं आपको क्या बता रहा हूँ एक्सो पैरासाइट के बारे में। द पैरासाइट विच लिव आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट आर कॉल्ड एक्सो पैरासाइट। बेसिकली ऐसे पैरासाइट जो कि बॉडी के बाहर रहे होस्ट की, वो क्या कहलाते हैं बेटा, एक्सो पैरासाइट। एग्जाम्पल क्या है इसका, लाइस और लीच। लाई है ना, आप लोगों ने खटमल का नाम सुना होगा, और जो हमारा वो रहता है, जुई जुई रहती है ना, सर में जुए रहते हैं, है ना, वो भी क्या करते हैं, हमारा खून चूसते रहते हैं, हम हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, ठीक है। और हमारे बालों को न्यूट्रिशन मिलता नहीं है, हमारे सर में भी दर्द होता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के प्रेजेंट रहते हैं, बाहर रहते हैं, बॉडी के अंदर नहीं रहते ना, पेट में नहीं रहती ना जुई, है ना, ऑब्वियसली सर पे रहती है। अच्छा, अच्छा इसके बाद क्या है, कस्काटा इज द पैरासिटिक प्लांट। अच्छा, कोई एक प्लांट भी होता है जो कि पैरासिटिक होता है, उसका नाम क्या है, मैंने आपको बताया, कस्काटा, ठीक है। कसक्यूटा भी बोल सकते हो, जैसा जबान साथ दे वैसा बोल लेना यार, है ना। कसकटा, मैं तो उसको कसकटा बोलता हूँ, कसाटा मत बोलना बस, ठीक है। कसाटा आइसक्रीम वाओ टेस्टी रहती है, पर छोड़ो, कसाटा मत बोलना बस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
ये हो गया। चलो, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म मोस्टली एनिमल्स टेक इन होल फूड एंड देन डाइजेस्ट इट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ठीक है, अच्छा। और जो ऑर्गेनिज्म, अब क्या है अपना तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन आया है, ये कौन सा है? होलोजोइक। क्या है बेटा ये? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, होल फूड ले लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर और फिर उसको छोटे छोटे पीसेस में डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है, किसकी मदद से? एंजाइम की मदद से। अब बोलोगे सर ये बार बार एंजाइम वर्ड आता है, सर एंजाइम का मतलब क्या होता है? ये तो कोई बता नहीं रहा, तो मैं बताता हूँ। देखो, क्या होता है जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है ना, क्या होती है? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ना वो केमिकल रिएक्शन फास्ट हो सके, इसीलिए हम लोग किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, फास्ट हो सके इसीलिए हम लोग कुछ दूसरे केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो हमारी बॉडी है वहां पे वो केमिकल रिएक्शन अच्छा, और ना बाहर, बॉडी के बाहर हम यूज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कैटालिस्ट। क्या बोलते हैं? कैटालिस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? कैटालिस्ट। की आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके होगे, नहीं तो पढ़ोगे। ठीक है, अच्छा, नहीं तो 9th में बताते हैं कैटलिस्ट क्या होता है, बट चलो कोई बात नहीं, 10th में पढ़ोगे केमिकल रिएक्शंस में। अच्छा सुनो, अब मेरी बात सुनो, जो एंजाइम है ना, एंजाइम वो हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं और इन्हें हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। अच्छा, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोलने का रीजन पता है क्या है? सर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है सर, बस रोज दर्शन हो जाए सर इसके तो अच्छा हुआ सर। नहीं, अच्छा, ऐसी राइटिंग मत लिखने लगना, मेरे से इंस्पायर होके तुम लोग अपनी राइटिंग अच्छी ही रहने देना, बाकी बुरी नहीं है यार। देखो, समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा मैंने? एंजाइम, हाँ एंजाइम लिखा। ठीक है ना, एंजाइम। ठीक है ना, एंजाइम एंजाइम एंजाइम, चलो जी। अच्छा, आ गई बात समझ। तो इसे हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जो कि क्या करते हैं, इस डाइजेशन नाम की प्रोसेस में हमको हेल्प करते हैं। या तो वो रिएक्शन इन एंजाइम के बिना हो ही नहीं सकती, ठीक है, या फिर वो इसमें क्या करेंगे, उसकी रेट को फास्ट करा देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंजाइम। ठीक है, आ गई बात समझ। हम लोग अलग अलग एंजाइम भी पढ़ेंगे जो कि हमारी बॉडी में मिलते हैं, और ना मैं आपको अल्कोहल प्रोडक्शन भी बताऊंगा जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे कि यीस्ट कैसे अल्कोहल बनाता है, तब वहाँ भी एक एंजाइम का जिक्र होगा। ठीक है, सब बताऊंगा, चिंता मत करो। अच्छा, अच्छा, अब स्टेप इन्वॉल्व इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? पहला स्टेप कौन सा इन्वॉल्व होता है? वो होता है इंजेशन। क्या होता है? इंजेशन। दूसरा होता है डाइजेशन। ठीक है, इंजेशन क्या होता है? टेकिंग इन ऑफ द फूड, बेसिकली फूड को ग्रहण करना, फूड को लेना अपनी बॉडी के अंदर, वो क्या है? इंजेशन। फिर है डाइजेशन, द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर एब्जॉर्बल पार्टिकल। बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो क्या हो सके, छोटे छोटे पीसेज में टूट सके और ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो सके जो हमारी बॉडी क्या कर सकती है? एब्जॉर्ब कर सकती है। वो क्या कहलाता है? डाइजेशन। फिर क्या नेक्स्ट प्रोसेस होती है? एब्जॉर्प्शन। बेसिकली अब एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कर लिया तो एब्जॉर्ब भी तो करो ना भैया, तो वो किस प्रोसेस में करोगे? एब्जॉर्प्शन में। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। किस में होता है ये? एब्जॉर्प्शन में होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हमारा कुछ आया जो कि दो स्टेप और हैं, वो है एसिमिलेशन। डाइजेस्टेड फूड इज यूटिलाइज टू रिलीज एनर्जी। बेसिकली जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं ना, वो यूटिलाइज करा जाता है। अब बेसिकली फूड ले लिया, पर हमको अल्टीमेट एम क्या है? फूड चाहिए क्यों था? फूड चाहिए था एनर्जी के लिए। समझ में आई मेरी बात आपको? फूड क्यों चाहिए था? फूड चाहिए था एनर्जी के लिए। ठीक है, अच्छा, तो अब फूड को ले लिया, एब्जॉर्ब भी कर लिया, तो अब उसको यूज भी तो करो ताकि उससे क्या बना सको? एनर्जी। तो वही प्रोसेस क्या होती है? एसिमिलेशन। उसके बाद जब यूज कर लिया, तो यूज करने के बाद कुछ वेस्ट भी बना होगा, तो उस वेस्ट को भी तो बाहर निकालो भाई, वो तो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, वो तो हार्मफुल है। ठीक है, आ गई बात समझ? आ गई। तो वो कौन सी प्रोसेस से करेंगे? इजेशन से करेंगे, बेसिकली इजेशन से करेंगे। ठीक है, एक्सक्रीशन इसी का बेसिकली एक्सक्रीशन बोल सकते हैं, बिकॉज हम रिमूव कर रहे हैं वेस्ट मटेरियल को। आ गई बात समझ? बढ़ जाएं आगे। चलो ठीक है, बढ़ते हैं, है ना। अच्छा, चलो, तो टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट क्लास। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे। टिल देन कीप लर्निंग, और हमेशा याद रखो कि ना, दो चीज़ हमेशा याद रखो, एक तो अपने मम्मी पापा का हमेशा ख्याल रखो और उनकी रिस्पेक्ट करो, और दूसरी चीज़ ये कि हमेशा रोज कुछ नया सीखने को तैयार रहो। ठीक है, असली इंसान वो नहीं होता जो कि परेशानियों का गाना गाता रहे। असली इंसान वो होता है जो परेशानियों से निकले, मेहनत करे
और अपना नाम बनाएँ। समझ गए बात को? ठीक है? तो बाय, ठीक है? जय हिंद और पढ़ते रहो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लोग बोलेंगे 10th बोर्ड है, ये है, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अपने पे भरोसा रखो, मेहनत करो और बस कर जाओगे तुम, जो तुम चाहते हो।